हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखा होगा आपने जिस तरीके से कोरोना महामारी लगभग 10 राज्यों से बढ़कर अब 15 राज्यों तक फैल चुका है और इसमें कई लोगों की जान लगातार जा रही है, नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। तो आज का भी जो न्यूज़पेपर है उसमें आपको अधिकतर कोरोना महामारी से ही न्यूज़ मिलेगी। तो सबसे पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि एकजुट होकर लड़ें तो जीतेंगे। इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल बैठक करी है मुख्यमंत्रियों के साथ और सचिव के साथ, उसमें ये फैसला निकलकर सामने आया है। जैसा कि ऑक्सीजन की कमी कई राज्यों में बताई जा रही है। दिल्ली में भी कल न्यूज़ में चल रहा था कि ऑक्सीजन अब बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके तहत युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर वायुसेना और रेलवे को भी इसमें अब जोड़ा जा रहा है। तो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई राज्यों की तरफ से ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और वायुसेना को भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में ये बातें कही हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने यह संदेश दिया कि हर राज्य एक दूसरे की जरूरतों को समझे और कोरोना से लड़ाई में कोई राजनयिक खींचातान ना हो। वहीं मुख्यमंत्रियों की ओर से ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। खास तौर पर विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के लिए वैक्सीन की ज़्यादा कीमत का मुद्दा भी उठाया है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगने वाले समय को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। रेलवे और वायुसेना को इसमें लगाया गया है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। टैंकरों की एयर लिफ्टिंग भी की जा रही है। नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है कि जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र एयरलिफ्ट करेगा भारत। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कंटेनर्स के आयात का फैसला किया है। इन्हें वायुसेना के परिवहन विमानों से एयरलिफ्ट किया जाएगा। वायुसेना के अधिकारियों द्वारा इसमें बताया गया है कि विमान जर्मनी से ऑक्सीजन संयंत्र एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार है और जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी एयरलिफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी। अफसरों ने बताया कि विदेशों से और भी ऑक्सीजन संयंत्र खरीदे जा सकते हैं। भारत भूषण बाबू ने बताया कि इन उत्पादन संयंत्र का लाभ यह है कि वे आसानी से इधर उधर स्थापित किए जा सकते हैं। बता दें कि इस समय पूरे देश में कोरोना के भीषण संकट से जूझ रहा है और कई राज्य अस्पतालों में ऑक्सीजन की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देगी सरकार। देखिए, ऐसी ही स्कीम एक लास्ट ईयर भी चलाई गई थी जब कोरोना महामारी भारत में शुरू हुई थी। तो और वो स्कीम मार्च से लेकर नवंबर 2020 तक चली थी। उसमें काफ़ी लोग जो कामगार हैं, जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं, उनको ये वितरण प्रणाली के तहत लाया गया था। उसमें काफ़ी लोगों को अनाज भी मिला था, काफ़ी लोगों की जीविका चली थी। अब इस स्कीम को और बढ़ाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से दिहाड़ी मजदूर व अन्य निम्न वर्गीय श्रमिकों के कामकाज प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को 26,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस राशि से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई व जून में गरीबों को 5-5 किलो मुफ्त अनाज वितरित किए जाएंगे। पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर नवंबर तक इस योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया गया था। फैसले के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाली लगभग 80 करोड़ गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। यह अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त होगा। वहीं विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति देख वित्त मंत्रालय ने अन्य राहत पैकेज पर गंभीरता से विचार कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी अब भारत में फैल रही है उससे विश्व बिरादरी भी काफ़ी चिंतित है। और आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के जो
प्राइम मिनिस्टर थे जो बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा यानी कि दूसरी बार कैंसिल करी है, क्योंकि पहली बार जब गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी के अवसर पर उन्हें आना था तो उनके देश में यानी इंग्लैंड में काफ़ी फैल चुका था कोरोना वायरस, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित किया था। और अब जब 26 अप्रैल से उनकी यात्रा शुरू थी, भारत के 2 दिवसीय यात्रा, तो उन्होंने भारत की स्थिति को देखते हुए अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया है। तो नई हेडिंग है कि विश्व बिरादरी में चिंता, मदद को बढ़े हाथ। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को बेलगाम होता देख पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चिंता की लहर में व्याप्त है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस, जापान समेत कई देशों ने संकट की इस घड़ी में भारत की मदद की पेशकश की है। भारत सरकार ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयां लेने के लिए कई स्तरों पर बातचीत कर रही है। सिंगापुर समेत अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी तत्काल ऑक्सीजन लेने पर वार्ता हो रही है। रूस में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप मंगाने को लेकर बात भी चल रही है। गुरुवार को भारत में सामने आए कोरोना संक्रमण के 3.32 लाख नए मामले और हेल्थ इमरजेंसी के हालात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सबसे पहली खबर बनाई। इसका असर विश्व के नेताओं के रुख पर भी दिख रहा है। शुक्रवार को सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट किया और कोविड-19 मामलों के बढ़ने की स्थिति में फ्रांस भारत की जनता के साथ है। फ्रांस आपके संघर्ष के साथ है, हम हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मेरिस पायने ने भी अपना संदेश भेजा और भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। यूरोपीय संघ ने भी मदद की पेशकश की है। शुक्रवार को ईयू के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्गरेट वेस्ताजेर के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत में यह पेशकश आई है। बाद में जयशंकर ने ट्वीट पर लिखा कि ईयू ने मदद की जो पेशकश की है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। भारत और ईयू के बीच 8 मई 2021 को शिखर वार्ता है। नेक्स्ट हेडलाइन है कि बहुत अच्छी यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट से ले रहा हूं विदा, जस्टिस बोबड़े। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े शुक्रवार को देश के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता साख और बहुत अच्छी यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट से वो विदा ले रहे हैं। इस बात का संतोष है कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया। जस्टिस बोबड़े ने नवंबर 2019 में देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। शीर्ष अदालत में अपनी विदाई भाषण में जस्टिस बोबड़े ने कहा कि आखिरी दिन मिलीजुली अनुभूति होती है जिसे बयां करना मुश्किल होता है। मैं इस तरह के समारोह में पहले भी शामिल हुआ हूं, लेकिन कभी ऐसे मिलीजुली अनुभव नहीं हुआ, इसलिए तब से मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं। 21 साल तक रहे हैं वह न्यायाधीश। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि वह 21 साल तक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने के बाद पद छोड़ रहे हैं। शीर्ष अदालत में उनका अनुभव सबसे समृद्ध रहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना होगा कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में सबसे पहली जो न्यूज़ है कि दूसरी लहर में 1.5 लाख करोड़ डूबे हैं, और ये जो रिपोर्ट आई है वो SBI की आई है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 10 राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,49,970 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यह GDP के 0.7% के बराबर है। नुकसान का यह अनुमान SBI ने लगाया है। इसे देखते हुए SBI ने 2021-22 के लिए विकास दर अनुमान को भी कम कर दिया है। SBI ने पहले 11% विकास दर का अनुमान दिया था, जिसे अब 10.4% कर दिया गया है। रिपोर्ट में मई के तीसरे सप्ताह में कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की 2.6% आबादी का पूरा टीकाकरण हो चुका है, लेकिन भारत में सिर्फ 1.2% आबादी का ही टीकाकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रिसर्च एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने विकास दर अनुमान घटा दिया है। रिसर्च एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP विकास दर अनुमान पहले 10.4% से घटाकर 10.1% कर दिया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए यह संशोधन किया गया है। इंडिया रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि देश के सबसे बड़े हिस्से में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से चिकित्सा सुविधा पर भारी दबाव है। कोरोना की यह दूसरी लहर मध्य मई से कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। RBI ने इस
माह की शुरुआत में जारी मौद्रिक नीति की समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस दौरान देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को की वृद्धि के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी अड़चन बताया है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में हमारा पहला आर्टिकल है कि कट्टरपंथ के समक्ष समर्पण करता पाकिस्तान, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। पाकिस्तान इन दिनों कोरोना के साथ कट्टरपंथ से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान पर कट्टरपंथी छाया के स्पष्ट प्रमाण एक बार फिर तब देखने को मिले जब बीते दिनों तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने इमरान सरकार को घुटनों के बल ला दिया। टीएलपी बरेलवी का मतलब कट्टरपंथी धड़ा है। उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने के बाद सरकार को उससे बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। इन कदमों में टीएलपी के मुख्य साद रिजवी की गिरफ्तारी से लेकर संगठन पर प्रतिबंध लगाना तक शामिल था। सरकार भले ही फ्रांसीसी राजदूत को बाहर करने वाली टीएलपी की मुख्य मांग से अभी तक किनारा करे हुए है, लेकिन उसे शर्मनाक ढंग से अपने कदम तो पीछे खींचने ही पड़े। इससे इमरान सरकार को टीएलपी से वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। इमरान को यहां तक कहना पड़ा कि टीएलपी और उनके उद्देश्य एक समान हैं। उन्होंने टीएलपी के इस रुख से सहमति जताई कि पैगंबर मोहम्मद या कुरान के प्रति कोई भी असम्मान इश्निंदा है तो वो पूरी तरह अस्वीकार है। हालांकि उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति की टिप्पणी के विरोध में के उसके तौर तरीकों से सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम देशों को एकजुट होकर फ्रांस समेत अन्य पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना होगा कि दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की जा सकती हैं। इमरान ने यह भी कहा कि टीएलपी के रुख से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इस बीच सत्तारूढ़ दल का एक सदस्य फ्रांसीसी राजदूत को लेकर नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव लेकर आया। फिर प्रस्ताव एक समिति को भेजा गया। टीएलपी ने अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया है। इससे सरकार को कुछ समय के लिए राहत मिल गई है। कट्टरपंथी टीएलपी का उभार दर्शाता है कि पाकिस्तान में उदार माने जाने वाले मुस्लिमों में भी किस कदर उग्रता हावी हुई है। यह पाकिस्तानी सेना के नजरिए पाकिस्तान वाली सोच के कारण हुआ है। यह सोच खुद उसके साथ साथ देश के लिए भी विध्वंसकारी है, जिसमें वह इस्लाम को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखती है और इस कवायद में उसने देश की सामाजिक शांति और आर्थिक समृद्धि की भी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपदा के बीच उभरता एक अवसर। ये कोविड से रिलेटेड न्यूज़ है कि जिस तरीके से देश में स्थिति है, और यह आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी द्वारा। निसंदेह अभी स्वास्थ्य मोर्चे पर आपातकाल जैसी स्थिति है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ने दवाइयों के उत्पादन और निर्यात में असाधारण भूमिका निभाई है। भारत आज पीपीई किट, वेंटिलेटर, सर्जिकल मास्क, मेडिकल ग्लव्स आदि का बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। इस समय दवाई उत्पादन की मात्रा के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में दवाई उत्पादन की लागत अमेरिका और पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले वित्त वर्ष 2020 और 21 में जहां वैश्विक दवा बाजार में करीब 2% की गिरावट आई थी, वहीं भारत का दवा निर्यात 18% बढ़कर करीब 24.44 अरब डॉलर यानी करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई पर पहुंच गया। भारत से दवा निर्यात न केवल विकासशील देशों वरन यूरोपीय देशों और अमेरिका सहित कई विकसित देशों में भी बढ़ा है। भारत कोरोना वैक्सीन निर्माण के नए मुकाम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस समय दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली करीब 60% वैक्सीन भारत में बनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड और एक्स्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई गई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविडशील्ड तथा स्वदेश में विकसित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उपयोग देशव्यापी टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। भारत अब तक 80 से अधिक देशों को 6 करोड़ से अधिक कोवैक्सीन की खुराक दे चुका है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में सूचीबद्ध कोरोना वैक्सीन के स्वदेश आने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे विदेशी वैक्सीन
का तत्काल आयात किया जा सकेगा। वैक्सीन उत्पादन से जुड़े कच्चे माल का आयात करके बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन का निर्यात भी किया जा सकेगा। इसके अलावा अब शीघ्र ही विदेशी कंपनियां भारत में अपनी सहयोगी कंपनियां या फिर अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से वैक्सीन का उत्पादन कर सकेंगी। हैदराबाद की प्रमुख दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब कोविड-19 के लिए रूस में तैयार टीका स्पुतनिक वी के लिए भी भारतीय साझेदार है। दुनिया के मानचित्र पर भारत की वैश्विक फार्मेसी और कोरोना वैक्सीन का हब बनने की जो संभावनाएं बनी हैं उसे भुनाने के हर संभव प्रयास होंगे। इससे आगामी 5 वर्षों में भारत का फार्मा सेक्टर करीब 40 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 तक 65 अरब डॉलर और 2030 तक 120 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके लिए फार्मा सेक्टर से संबंधित पीएलआई योजना से दवा उत्पादन बढ़ाने पर सार्वजनिक प्राथमिकता देनी होगी। फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान पर खर्च बढ़ाना होगा। चूंकि कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में काम आने वाली कई तरह के कच्चे माल के निर्यात पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, अतः भारत को इससे भी आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी ताकि देश पूरी क्षमता से कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कर सके। कोरोना वैक्सीन उत्पादन के लिए जहां टीकाकरण उत्पादन को वित्तीय सहयोग देना होगा, वहीं वैश्विक निवेश को आकर्षित करना होगा। नेक्स्ट है संकट का सामना। कोरोना की दूसरी लहर से उपजे संकट का सामना करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि यदि हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो संसाधनों की कमी आड़े नहीं आएगी, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि इस समय स्वास्थ्य संसाधन बेहद दबाव में है। इसके चलते ही अफरा तफरी का माहौल है। कोरोना मरीज अस्पतालों में बेड की कमी से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत का सामना कर रहे हैं। उन्हें कुछ दवाओं की तंगी से भी दो चार होना पड़ रहा है। इस विकट स्थिति का निवारण करने के लिए न केवल युद्ध स्तर पर जुटना होगा, बल्कि केंद्र और राज्यों से लेकर नागरिक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच उचित समन्वय भी कायम करना होगा। निसंदेह संकट इसलिए और बढ़ गया है कि एक तो आवश्यक समन्वय का अभाव दूर नहीं हो पा रहा और दूसरे चुनौतियों से पार पाने के लिए समय रहते किसी कारगर रणनीति का निर्माण नहीं किया जा सकता। कम से कम अब तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक न्यूज़ है कि म्यांमार के हालात पर बुलाया गया आसियान का जकार्ता समिट विवादों में घिरा। म्यांमार के मौजूदा हालात पर विचार के लिए 10 देशों के संगठन आसियान का जकार्ता में होने वाला विशेष समिट विवादों के घेरे में आ गया है। समिट में म्यांमार के सैन्य शासक प्रमुख को आमंत्रित करने पर म्यांमार की जनता भी भड़क गई है। साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आसियान से सैन्य शासन प्रमुख के खिलाफ जांच करने की मांग की है। एमनेस्टी ने इंडोनेशिया से भी सवाल किया है कि वह 700 से ज़्यादा मौतों के जिम्मेदार नेता को कैसे अपने देश में प्रवेश करने दे रहा है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान की बैठक शनिवार को जकार्ता में होने वाली है। इस समिट में म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन ऑंग लाइंग भी भाग लेंगे। समिट में म्यांमार की वर्तमान स्थिति पर वार्ता की जाएगी। आसियान में दक्षिण पूर्व क्षेत्र के 10 देश सदस्य हैं। समिट में म्यांमार के सैन्य प्रमुख को आमंत्रित किए जाने पर लोकतंत्र समर्थक नेताओं ने सवाल उठाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नासा ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 4 और अंतरिक्ष यात्री भेजे, 23 घंटे में पहुंचेंगे। नासा और एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों को शुक्रवार को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए भेजा है। स्पेस सेंटर पर क्रू 1 के सदस्य पहले से ही काम कर रहे हैं। क्रू 2 के 4 सदस्यों के जाने के बाद 6 माह से अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले यात्री 28 अप्रैल को वापस लौट आएंगे। जाने वाले चारों अंतरिक्ष यात्री अगले 6 माह तक वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। इन अंतरिक्ष यात्रियों में महिला पायलट मेगन मैकआर्थर भी हैं। इससे पहले उनके पति बॉब वैकेन पिछले साल स्पेस एक्स से ही अंतरिक्ष में गए थे। इस बार 2 अमेरिकन, 1 जापानी, 1 फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री हैं। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस सेंटर में पहले से ही काम करने वाले 3 नासा, 1 जापान और 2 रूस के यात्री स्वागत करेंगे। इनके पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या 11 हो जाएगी। तो ये आज का
यानी 24 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।